हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? तो आज बेटा हम क्या लाए हैं? हम लाए हैं आपके लिए सॉलिड हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। याद रखिएगा बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन इंशाअल्लाह ताला एग्जाम में एक्सपेक्टेड है, जैसा कि हमने गेस्ट पेपर में दिया है, उन्हीं क्वेश्चंस को हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए बेटा, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट वी स्टार्ट। ठीक, चलिए। तो कहां से बेटा स्टार्ट करेंगे? बिल्कुल उसी क्वेश्चन से जो हमने बेटा एक्सपेक्टेड दिया था, मंगल पांडे के बारे में। मंगल पांडे कौन था बेटा? ये सिपाही था। कहां पर सिपाही था ये जानने की जरूरत है। ये बेटा ईस्ट इंडिया कंपनी में सर्विस दे रहा था अपनी, ठीक है। एक हिंदू था और बेटा ब्राह्मण था। याद रखेगा, एक ब्राह्मण कास्ट से जुड़ा हुआ था। तो ही हैड बीन, यहां पर जैसे कि हमने कहा, विच हैड बीन स्पेशली डिस्पोज्ड अंडर ब्रिटिश पैरामेसी। तो बेटा ब्रिटिश के अंडर बेटा इसको बिल्कुल दुत्कार का सामना करना पड़ा और इसे लास्ट पर फांसी दी गई। ठीक, चले आगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो बेटा कहा गया है, मेंशन द इकोनॉमिक कॉज बिहाइंड द 1857 रेबेलियन। जो 1857 का रेबेलियन हुआ, उसके पीछे आप इकोनॉमिक कॉजेस को बताइए। ठीक है, तो इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या थे बेटा, उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। यहां पर क्या कहा गया, फैक्टर जो इफेक्ट करता था बेटा, जो लार्ज सोसाइटीज को इफेक्ट करता था, उसमें क्या था बेटा? उसमें कहा गया दीवानी राइट सबसे इंपॉर्टेंट था। ठीक है, दीवानी राइट्स के बाद बेटा आप देखिए हाई टैक्सेशन। ठीक है, लैंड रेवेन्यू बिकम एन इशू ऑफ मच बर्डन। एक बहुत बड़ा बर्डन किसका था बेटा? वो दीवानी था। इसके बगैर बेटा आपने देखा होगा परमानेंट सेटलमेंट एक बहुत बड़ा काज था। महलवारी सिस्टम सेटलमेंट एक बहुत बड़ा काज था। ठीक है, रॉयतवारी सिस्टम बेटा साउथ इंडिया में। इसके बगैर क्या हुआ? दीज थ्री सेटलमेंट्स वर हाईली एक्सप्लॉइटिव। ये बहुत ही एक्सप्लॉइटिव था, जो एक बहुत बड़ा रीजन बना किसके पीछे? 1857 के रेबेलियन, यानी जो ह्यूज टैक्सेशन हुआ आम लोगों के ऊपर, पीजेंट जिसका शिकार हुआ। ठीक है, और लोगों के अंदर जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा, वो एक बहुत बड़ा रीजन बना। जैसा कि हमने यहां पर कहा है, द हाई रेट्स ऑफ लैंड रेवेन्यू रियोन्ड द प्रोस्पेक्टस ऑफ इंडियन पीजेंट्री। जो इंडियन पीजेंट था उसकी कमर तोड़ दी गई, किसके जरिए? हाई टैक्सेशन के जरिए। ठीक है, और क्या हुआ? ड्रेन ऑफ वेल्थ किया गया, जिसने लोगों को मजबूर किया ब्रिटिश गवर्नमेंट के अपोजिट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ आने के लिए। तो ये बेटा वो रीजंस है, एक इकोनॉमिक, जिसे हमने कहा ना कि द इकोनॉमिक कॉज बिहाइंड, एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक कॉज यही था। किसके पीछे? 1857 के रेबेलियन के पीछे। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बेटा पूछा गया है, व्हाट ऑब्जेक्शंस डिड द सिपाही हैव टू न्यू कार्ट्रिजेस दैट दे वर आस्क्ड टू यूज। अच्छा, कौन से मसले थे बेटा? ऑब्जेक्शंस क्या कहां पर थी सिपाहीज को? न्यू कार्ट्रिजेस के, जो नई कार्ट्रिजेस थी ना, क्या मसला था? तो कहा गया था ना कि ये कार्ट्रिजेस में का और पिग का फैट है एक बहुत बड़ा, जो कोटेड है। जैसे हमने यहाँ पर कहा, सिपाहीज हैड टू ऑब्जेक्टेड दैट न्यू कार्ट्रिजेस दैट दे वर आस्क्ड टू यूज वर कोटेड विद द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स। काउस और पिग्स के फैट से वो कोटेड है, जो सेंटिमेंट्स, रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करती थी। तो क्लियर है ना मेरा बेटा? चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट वर द इंपॉर्टेंट चेंजेस दैट वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश आफ्टर रिगेनिंग द पावर ऑफ 1859। 1859 तक पूरा वापस कंट्रोल हासिल कर लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। जब इन्होंने, अब ईस्ट इंडिया कंपनी कहां रही? 1857 के बाद बेटा ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में कुछ भी नहीं रहा, डायरेक्ट क्राउन प्रिंस के हाथ में बेटा सारा कुछ रहा। क्राउन ने सारा कुछ कंट्रोल हासिल कर लिया। ठीक है, तो इसने कहा क्या चेंजेस आए, उन्हीं चेंजेस को हम देखेंगे। तो यहां पर हमने कहा है चेंजेस इन पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश, दैट सप्रेशन ऑफ द रेबेलियन ऑफ। तो बेटा पॉलिसीज ऐसी बनाई गई। ठीक है, सबसे पहले ब्रिटिश क्राउन टुक ओवर द कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्ट बेटा ब्रिटिश क्राउन ने संभाला। द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड एन एक्ट, एक कानून 1857 में बेटा पास किया गया। ठीक है, अंडर विच द पावर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वर ट्रांसफर्ड टू द ब्रिटिश क्राउन, जिसमें बेटा ब्रिटिश क्राउन को सारे पावर्स ट्रांसफर हुए। द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज नाउ डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल, जो भी इंडिया में होगा इसके लिए अब ब्रिटिश गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल होगी। ठीक है, रूलिंग जो होगा वो सारा कहां से कंट्रोल होगा? वो बेटा सारा ब्रिटिश क्राउन से कंट्रोल होगा। प्रोवाइडेड सेंस ऑफ सिक्योरिटी टू द लोकल रूलर्स, लोकल रूलर्स को बेटा एक सिक्योरिटी दी गई। हाँ, द रूलिंग चीफ्स ऑफ द कंट्री वर एश्योर्ड दैट देयर टेरिटरीज वुड नेवर बी एनेक्टेड। अच्छा, एक एश्योरेंस दी गई कि आपका जो एरिया है वो आगे हजफ नहीं किया जाएगा। इसके बगैर बेटा, हाँ आप देखिए बेटा क्या हुआ, दे आल्सो एबॉलिश्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बेटा यहां से क्या हुई? बिल्कुल खत्म की गई, और अलाउइंग
रूलर्स टू पास ऑन, और उनको क्या किया गया, अलो किया गया। एक बहुत बड़ा चेंज ये था कि अब अलो किया गया रूल को अलो किया गया कि उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, वो अलो किया गया। जैसे कश्मीर में हुआ, कश्मीर वाज प्रिंसली स्टेट, हाँ, इन 1846 जब वो कश्मीर बिकम द प्रिंसली स्टेट, एंड जब गुलाब सिंह आया, उसके बाद रणबीर सिंह, उसके बाद अमर सिंह, उसके बाद हरी सिंह, तो बेटा रूल ट्रांसफर होने को अलो किया गया ब्रिटिशर्स ने। वो एक बहुत बड़ा चेंज था। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज और सिक्योरिटी और एबॉलिशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये बेटा कुछ मेजर चेंजेस थे। ठीक, चले आगे। कब? ये 1859 1857 के रेबेलियन को सप्रेस करने के बाद ये चेंजेस लाए गए थे। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, या बेटा ये देखिए आप, हमने अभी बेटा और भी बहुत सारे इसमें पॉइंट्स हैं। सेंस ऑफ सिक्योरिटी टू लैंड ओनर्स, पॉलिसीज वर मेड टू प्रोटेक्ट लैंड लॉर्ड्स को प्रोटेक्ट किया गया, जमींदार्स को सिक्योरिटी दी गई, प्रोटेक्शन दी गई। रिऑर्गेनाइज्ड द आर्मी, आर्मी को रिऑर्गेनाइज किया गया ताकि दोबारा 1857 जैसा कोई इवेंट पैदा न हो। ठीक है, नंबर ऑफ यूरोपियन सोल्जर्स इन द आर्मी वाज इंक्रीज्ड। देखिए पहले इंडियन आर्मी में इंडियन ज्यादातर बेटा इसमें थे, अब किनको बढ़ा दिया गया, यूरोपियन सोल्जर्स को बढ़ा दिया गया। ट्रीटेड मुस्लिम विद सस्पेक्ट, और मुस्लिम्स को हॉस्टाइल और बिल्कुल शक की निगाहों से देखा जाने लगा। कंसीडरिंग देम टू बी रेस्पॉन्सिबल, क्योंकि उन्हें माना गया था रेबेलियन इन द बिग वे, क्योंकि कहा गया था ये जो बगावत हुई है उसके पीछे मुसलमान ही है। ब्रिटिश कॉन्फिस्केटेड द लैंड एंड प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम ऑन लार्ज स्केल, और मुसलमानों को इसका खिमियाजा भुगतना पड़ा। प्रोमिस्ड नॉन इंटरफेरेंस इन द स्फीयर ऑफ रिलीजन, ये भी एक प्रॉमिस दिया गया, एक मेजर ये भी था कि हम मजहब में इंटरफेयर नहीं करेंगे। ठीक, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी। झांसी पर एक शॉर्ट नोट बताइए। इन व्हाट वे वुड शी हैव बीन अनयूजुअल वुमन फॉर टाइम्स, आप हमें बताइए कैसे वो एक अलग वुमन है, अनयूजुअल। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई बेटा झांसी की एक इंपॉर्टेंट रोल उसने अदा किया 1857 के रिवॉल्ट में। शी फॉट, उसने बड़ा ही बहादुरी के साथ लड़ा। ठीक है, फोर्स के साथ, ठीक है, ब्रिटिश फोर्स के साथ बेटा बिल्कुल बहादुरी के साथ लड़ी। शी चैलेंज्ड ब्रिटिश लॉ को बेटा चैलेंज किया। ठीक है, और अडॉप्टेड सन फ्रॉम बीइंग द रूलर, और उसने क्या कहा कि मेरा जो अडॉप्टेड सन है उसको क्या बनाओगे आप, रूलर बनाओगे। हाँ, ग्रेट फोर्स रिवॉल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक मैचलेस करेज दिखाती है कौन, झांसी की रानी। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड रिवॉल्ट ऑफ 1857 फेल, रीजन बताइए क्यों फेल हुआ। रिवॉल्ट बेटा क्यों फेल हुआ, ड्यू टू लोकलाइज्ड एंड पुअरली, क्योंकि ये लेस ऑर्गेनाइज था, इसमें ऑर्गेनाइजेशन की बहुत कमी थी। ठीक है, इसमें लीडरशिप की कमी थी। रिवॉल्ट लैकड, इसमें बेटा मास सपोर्ट नहीं था, लैक ऑफ कॉमन आइडियल बेटा नहीं था। सिपाहीज को बेटा फेलियर का सामना करना पड़ा, जो हार्ड टू फाइंड, और लीडर भी इनके पास नहीं था। मिलिट्री कैपेबिलिटी की कमी थी, पॉलिटिकल स्किल्स की भी कमी थी। हो गया क्लियर, और कुछ चाहिए बेटा, चले आगे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछेगा, क्वेश्चन नंबर 7 में कहेगा व्हाई क्रिश्चियन मिशनरीज को क्यों अटैक किया गया। हाँ, क्रिश्चियन जो क्रिश्चियनिटी को फैलाते थे, बाय मेनी पीपल इन द कंट्री, वुड सम पीपल हैव सपोर्टेड देम टू, क्या बेटा उन्हें क्या कहा गया है, वुड सम पीपल हैव सपोर्ट देम टू, तो हमने आंसर में क्या कहा, क्रिश्चियन मिशनरीज को अटैक किया गया बहुत सारे लोगों ने। हाँ, कंट्री, क्योंकि उनको ये खतरा लगा कि ये मिशनरीज हमें हमारे रिलीजन, स्पेशली बेटा इन्होंने कहा कि ये हमारे रिलीजन को भी, अब एक तो हमें प्रॉपर्टी वेल्थ के हिसाब से तो ऑलरेडी वी हैव बीन टारगेटेड, नाउ दे मे टारगेट आवर रिलीजन, और हमारे बच्चे स्पेशली ट्राइबल ग्रुप्स और लोअर कास्ट्स को ये शायद चेंज करेंगे, उनका मजहब चेंज करेंगे। यस, सम पीपल आल्सो वुड हैव सपोर्ट, और इवन के बेटा मिशनरीज को बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट भी किया था। ठीक, चले आगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जाएगा किसके मुतालिक बेटा, राइट शॉर्ट नोट अबाउट लॉ अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज के मुतालिक। तो बेटा चाइल्ड मैरिज, बच्चों की शादी, ये एक इंपॉर्टेंट इशू था। ठीक है, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 में एक एक्ट लाया गया इसको रोकने के लिए। ठीक है, 1929 इज आल्सो नोन एज द शारदा एक्ट, इसे बेटा शारदा एक्ट भी कहा जाता है। इंडियन लॉ प्रोहिबिट्स द मैरिज, और बेटा ये क्या करता है, प्रोहिबिट करता है चाइल्ड मैरिज को अंडर एज ऑफ 18, 18 साल से कम की अगर किसी की शादी होती है तो बेटा ये इलीगल माना गया, इसे प्रोहिबिट किया गया, इस पर मना किया गया। द एक्ट वाज पास्ड इन द रिस्पांस टू कंसर्न अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ चाइल्ड मैरिज, कहा गया कि चाइल्ड मैरिज के बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। ठीक है, ओवर पॉपुलेशन एक बड़ा कंसर्न है, सेहत ठीक नहीं रहती है। ठीक है, और भी बहुत सारे कंसर्न्स है, जिस्म पूरी तरीके से फिट नहीं होता। नेक्स्ट चलेंगे बेटा, एक्सप्लेन द टर्म सोवन, सोवन का मतलब क्या होता है, यानी बेटा है द सुप्रीम राइट
टू टेक डिसीजंस, जब आपके पास सुप्रीम राइट हो डिसीजन लेने का, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर, चाहे वो बैरूनी हो या अंदरूनी हो, जब आपके पास आप इस काबिल हो आप डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो बेटा सीधी सीधी बात है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास करेज है, गवर्नमेंट के पास पावर है, गवर्नमेंट ताकत रखती है खुद फैसला लेने की, इन्हें दे आर एबल टू रूल, सो दैट वाई बेटा हम कहते हैं सोवर्न, ठीक है, सोवर्न। तो बेटा वही यहां पर कहा गया है कि दे आर एबल टू रूल, दे आर एबल टू रूल, दे आर एबल टू टेक द डिसीजंस, नो वन कैन डिक्टेट और इंटरफियर इन द मैटर ऑफ इंडिया। उसी को बेटा ये हमने लिखा है ना, बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट लेके बेटा कल एग्जाम में लिख सकते हो। कहा गया है क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डिड द लास्ट मुगल एम्परर सफर इन द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज लाइफ। बहुत ही मुश्किलात की जिंदगी बहादुर शाह जफर को गुजारनी पड़ी, जैसा कि आपको पता है बेटा क्या हुआ। द लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर वाज ट्राइड, और इन्हें बेटा कोर्ट में लिया गया, सेंटेंस हुआ, लाइफ इंप्रिजमेंट का सेंटेंस हुआ। उसका सन जो बेटा उसको शॉट किया गया, उसके बेटे को, और कहां पर, बिफोर उसके आंखों के सामने, बहादुर शाह के सामने उसके बच्चों को मारा गया, ठीक है। आजकल कुछ कहते हैं ना कि मुसलमानों ने क्या किया, ये बेटा सामने है, बहादुर शाह जफर ने अपने बच्चों, उसके बच्चों को मारा गया, उसको क्या किया गया, जेल भेजा गया, और क्या आप कहोगे, ठीक है। ही एंड हिज वाइफ बेगम जीनत महल वर सेंटेंस्ड टू प्रिजन इन रंगून। रंगून में बेटा, रंगून भेजा गया इनको इन अक्टूबर 1858। बहादुर शाह जफर डाइड इन रंगून जेल इन नवंबर 1862 को बेटा इनकी मौत हुई। 1858 को वहां पर भेजा जाता है, 1862 को बेटा इनकी मौत होती है, ठीक। चले आगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू थिंक ऑफ वेज इन विच सोशल कस्टम, कैन यू थिंक of ways, आप सोच सकते हो, सोशल कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस वर डिस्कस्ड इन द प्री प्रिंटिंग। उसी तरह का क्वेश्चन है जिस तरह के क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर में पूछे गए और जैसे क्वेश्चन आपको रखे गए हैं, ठीक है। प्री प्रिंटिंग एज, व्हेन बुक्स, न्यूज़पेपर्स एंड पैम्पलेट्स वर नॉट रीडली अवेलेबल, जब अवेलेबल नहीं थे, ठीक है, उस वक्त क्या होता था, ये जो कस्टम, सोशल कस्टम प्रैक्टिसेस थे कैसे डिस्कस होते थे। तो हमने क्या कहा, द सोशल कस्टम्स एंड प्रैक्टिस माइट बी डिस्कस्ड इन द फॉलोइंग वे, इस तरीके से बेटा इनको डिस्कस किया जा सकता था या करते थे, क्या, बाय और रेगुलर सोशल मीटिंग्स और गैदरिंग्स होती थी, हैंड रिटन लेटर्स बेटा और पाम लीव्स पर वगैरह एक दूसरे को इंफॉर्मेशन वगैरह होती थी, गिविंग स्पीचेस टू द जनरल पब्लिक, लोगों को बेटा स्पीचेस दिए जाते थे, डिस्कशन अमंग इंटेलेक्चुअल्स एंड लर्नर पर्सन, बेटा आपस में डिस्कशंस करते थे, ये एक तरीका था। बिल्कुल सिंपल आंसर है बेटा, इतने बड़े क्वेश्चन का इतना सिंपल सा आंसर है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसी तरीके से बेटा आंसर राइटिंग करनी है, ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा, मेंशन द नेम ऑफ ब्राह्मो समाज एट द टाइम दैट द राजा राम मोहन रॉय फॉर्म्ड इट। अच्छा आप बताइए, मेंशन द नेम ऑफ द ब्राह्मो समाज, ब्राह्मो समाज जब ये बनाया गया था, ठीक है, हाँ, एट द टाइम दैट राजा राम मोहन रॉय फॉर्म्ड इट। तो हमने कहा इन अगस्त 1815 राजा राम मोहन रॉय, हाँ, क्या करता है, इस्टेब्लिश्ड आत्मीय सभा बेटा ये बनाते हैं, विच वॉज इवेंचुअली रिनेम्ड द ब्राह्मो समाज, जिसे फिर बेटा 1828 में ब्राह्मो समाज का नाम दिया गया। ब्राह्मो समाज फिर बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, फिर इसकी ब्रांचेस हुई, पूरी कंट्री में फैली, ठीक है, बहुत इन्फ्लुएंस था इसका, बहुत इंपॉर्टेंट रोल था इसका, ठीक है। गिव रीजन व्हाई द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट बिगन इन मेनी पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया। नॉन ब्राह्मण मूवमेंट बहुत सारे हिस्सों में क्यों बढ़ी, ठीक है, क्या कहा, व्हाई, क्यों, रीजन दीजिए। द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट वाज सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म मूवमेंट। ये एक क्या थी बेटा, नॉन ब्राह्मण, ये एक सोशल और पॉलिटिकल रिफॉर्म मूवमेंट थी, दैट इमर्जेड, जो 20th सेंचुरी में साउथ इंडिया में इमर्ज हुई। इसका मकसद क्या था, रीजन ऑफ महाराष्ट्र, ये कहां पर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु में बेटा इमर्ज हुई। इसका मकसद क्या था, कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन था उस डोमिनेंस पर काम करना ऑफ द ब्राह्मण्स इन वेरियस सोशल, क्योंकि बेटा एजुकेशनल पॉलिटिकल स्फीयर में ब्राह्मण्स का दबदबा था, उस दबदबे पर काम करना, उस चीज को कम करना, ठीक है, और जो लोअर कास्ट है उनको राइट्स देना इनका मेन काम था। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन गया है, हु कुड एंटर टेंपल्स, टेंपल कौन जा सकते थे, लोअर कास्ट वर अलाउड। लोअर कास्ट बेटा याद रखेगा, अपर कास्ट खाली टेंपल्स में जा सकते थे, लोअर कास्ट को अलाउड नहीं कहा गया था, इसीलिए हमने लिखा ये एक मूवमेंट थी, टेंपल एंटरिंग मूवमेंट। टेंपल एंटर बेटा एक मूवमेंट थी जो किसने, बी आर अम्बेडकर ने स्टार्ट की थी, हाँ, जिसकी वजह से लोअर कास्ट को इजाजत मिली कि वो टेंपल्स में जाएंगे, ठीक है। इक्वल स्टेटस फॉर लोअर कास्ट, इसमें मकसद क्या था कि लोअर कास्ट के इक्वल स्टेटस के लिए काम करना था। प्रोक्लेम्ड थ्रू दिस मूवमेंट, जो इस मूवमेंट के जरिए जो काम हुआ, और ये एक रिफॉर्म मूवमेंट थी।
चले, हो गया क्लियर। नाउ मूविंग टू द अनदर क्वेश्चन, यू हैव सीन इन द चैप्टर हाउ ज्योतिराव फूले, आपने चैप्टर में देखा होगा ज्योतिराव फूले एस्टैब्लिश्ड अ कनेक्शन, एक कनेक्शन बनाते हैं इन हिज बुक। अच्छा, गुलामगिरी की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, कास्ट ऑपरेशन, जो कास्ट ऑपरेशन हुई और स्लेवरी जो बेटा अमेरिका में हुई। हाँ, व्हाट वाज दिस सिस्टम ऑफ स्लेवरी। अब बेटा हम स्लेवरी की बात करते हैं। अमेरिकन स्लेवरी सबसे काला धब्बा है इंसानियत के ऊपर पर, जहां पर ब्लैक्स को पहले अफ्रीका से लाया गया, खरीद कर लाए गए गुलामों को, उनसे वहां पर काम करवाया जाता था और फिर उनके साथ इनह्यूमन प्रैक्टिसेस होती थी, ठीक है। तो उसी चीज पर जब जो बेटा जब ने देखा कि गुलामगिरी का मकसद क्या था, जो इंडिया में आपने देखा लोअर कास्ट का जो एक पूरा कॉन्सेप्ट था, इसके साथ इन्होंने इसे कंपैरिजन दिया, एक कंपैरेटिव स्टडी की, ठीक है। जरा आप देखिए क्या कहा गया है। इन 1873 फुले रोट अ बुक नेम्ड गुलामगिरी मीनिंग स्लेवरी, जिसका मतलब क्या होता है स्लेवरी। सम 10 years बिफोर दिस द अमेरिकन सिविल वॉर हैड बीन फॉट, कुछ इससे 10 साल पहले अमेरिकन सिविल वॉर लड़ा गया था, लीडिंग टू एंड ऑफ स्लेवरी, जिसके बाद अमेरिका में स्लेवरी का खात्मा हुआ था। फुले डेडिकेटेड बुक ऑल दोज अमेरिकन्स, बेटा अमेरिकन्स को ये डेडिकेट करते हैं फॉर टू फ्री स्लेव, जिन्होंने लड़ा कि ये स्लेविज्म खत्म होना चाहिए। एक लिंक था, ठीक है ना, कंडीशन, हालात को उन्होंने समझा। लोअर कास्ट के साथ इंडिया में ऐसा ही था जैसा ब्लैक स्लेव्स के साथ अमेरिका में होता था। दिस कंपैरिजन हैज हैड एक्सप्रेशन ऑफ होप, तो बेटा एक्सप्रेशन ऑफ होप था दैट वन डे लाइक द एंड ऑफ, जिस तरीके से स्लेवरी अमेरिका में खत्म हुई, सेम इसी तरीके से इंडिया में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन खत्म होगा। क्लियर आंसर है बेटा, आप ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत ही सिंपल और आसान वर्ड्स में आंसर लिखा है, ठीक है। टेक द स्क्रीनशॉट एंड मेक इट इन ऑन फॉर योर कॉपी, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट सोशल आइडियाज डिड राम मोहन रॉय सपोर्टेड, राजा राम मोहन रॉय ने किन सोशल आइडियाज को सपोर्ट किया। राजा राम मोहन रॉय कंपेन की आगे कास्ट सिस्टम के खिलाफ, अनटचेबिलिटी के खिलाफ, सुपरस्टिशन के खिलाफ, जो जादू टोना है, यूज ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स, ठीक है। ही अटैक्ड चाइल्ड मैरिज पर उसने सबसे ज्यादा काम किया, उसने कहा इट शुड नॉट बी अलाउड, ठीक है। पॉलीगैमी, बहुत सारी शादियां करना, इलिटरेसी ऑफ वुमन, औरत की जो नाखवानदगी है, एंड द डिग्रेडेड स्टेट ऑफ विडोज, और विडोज की जो डिग्रेडेड स्टेट है। ही स्ट्रेस्ड रिलेशनिज्म एंड द मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोच, रिलेशनिज्म और बेटा जो मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोच है उस पे उसने काम किया, ठीक है। किसने, राजा राम मोहन रॉय। रिफॉर्मर थे, क्या थे मेरा बेटा, रिफॉर्मर, सबसे बड़े रिफॉर्मर थे, ठीक है। चले आगे, नाउ मूविंग टू द अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, सोशल रिफॉर्मर हैड डिस्कार्डेड द एंशिएंट टेक्स्ट इन ऑर्डर टू आर्ग्यू फॉर रिफॉर्म इन सोशल प्रैक्टिस, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स है बताइए। हाँ, सोशल रिफॉर्मर हैड टू डिस्कार्ड द एंशिएंट टेक्स्ट, हाँ डिस्कार्ड करते हैं एंशिएंट टेक्स्ट को इन ऑर्डर टू आर्ग्यू रिफॉर्म, ठीक है। जरा देखते हैं बेटा, द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये बेटा ये स्टेटमेंट सही नहीं है। सोशल रिफॉर्मर हैड टू डिस्कार्ड द एंशिएंट टेक्स्ट टू आर्ग्यू फॉर सोशल प्रैक्टिस रिफॉर्म। राम मोहन रॉय डिमॉन्स्ट्रेटेड थ्रू हिज एसे, एक ऐसे राम मोहन रॉय लिखते हैं, क्या, देयर वाज नो सपोर्ट फॉर विडो बर्निंग इन, क्योंकि एंशिएंट टेक्स्ट में बेटा कहीं पर भी, हाँ एंशिएंट टेक्स्ट में कहीं पर भी विडो बर्निंग का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो यहां से वो एंशिएंट टेक्स्ट को क्या एज अ गवाही देते हैं, न कि एज अ सपोर्ट देते हैं। हाउ डिड नॉलेज ऑफ एंशिएंट टेक्स्ट हेल्प द रिफॉर्मर्स प्रमोट न्यू लॉ, कैसे जो एंशिएंट टेक्स्ट था, जो बहुत पुराना टेक्स्ट था, हिंदू टेक्स्ट था, बुद्धिस्ट टेक्स्ट था, कैसे उनकी मदद से उन्होंने क्या किया, रिफॉर्मर्स ने प्रमोट किया नए नए कानून उसको, ठीक है। रिफॉर्मर्स तो हमने कहा बेटा इन्होंने एंशिएंट टेक्स्ट को कन्विंस किया लोगों में, ठीक है, कि आप देखिए अबॉलिश करने की कितनी कुछ सोशल इवल्स है, उनको खत्म करना कितना इंपॉर्टेंट है, जैसे विडो बर्निंग है, कास्ट डिस्टिंक्शन है, या चाइल्ड मैरिज है, ठीक है। क्योंकि पहले ये चीजें नहीं थी, ठीक है, दिखाया, उनको शो किया। फिर कहा गया है व्हाई डिड फुले डेडिकेटेड, हाँ हिज बुक, अच्छा फिर से बेटा फुले क्यों डेडिकेट करते हैं गुलामगिरी को, ऑलरेडी बेटा हमने ये डिस्कस किया। उन्होंने एक कंपैरिजन समझा कि जैसे अमेरिका में स्लेवरी खत्म हुई है सिविल वॉर के बाद, वैसे ही कास्ट डिस्क्रिमिनेशन यहां पर भी खत्म होगा, ठीक है, एक दिन आएगा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट और गवर्नमेंट में फर्क बताइए। स्टेट बेटा एक कॉन्सेप्ट है, एक आइडिया है, ठीक है, जो जनरेट करता है जो कम्युनिटी और बेटा उसकी लिविंग को डोनेट करता है। हाँ, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो जब हम स्टेट की बात करते हैं बेटा, ऑर्गेनाइज्ड, सबसे पहले डिफिनिट टेरिटरी होना जरूरी है, ऑर्गेनाइज्ड होना जरूरी है, हाँ सोवर्निटी होना जरूरी है। स्टेट कैन नॉट बी सीन, हाँ याद रखिएगा बेटा। फिर स्टेट को हम देख नहीं सकते, गवर्नमेंट
गवर्नमेंट इज मेड बाय पीपल ऑफ द स्टेट, और बेटा गवर्नमेंट बनाई जाती है लोगों के जरिए। हाँ, इट इज फॉर्मड बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, और गवर्नमेंट कौन बनाती है? रिप्रेजेंटेटिव। याद रखिएगा, स्टेट एक अलग कॉन्सेप्ट है, गवर्नमेंट एक अलग कॉन्सेप्ट है। गवर्नमेंट एक पूरी बॉडी होती है और स्टेट एक डेफिनेट एरिया, ठीक। और बेटा वहां पर ऑर्गेनाइज्ड होना उसका जरूरी है। एक ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट, एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर को ही हम क्या कहते हैं? स्टेट कहते हैं, ठीक है। इसके लिए लोग होना जरूरी है, एरिया होना जरूरी है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कहते हैं इन द ब्रिटिश पीरियड व्हाट न्यू अपॉर्चुनिटीज ओपनड फॉर पीपल। अच्छा, नई अपॉर्चुनिटीज क्या आई? हु केम फ्रॉम कास्ट, जो कास्ट से आए, देयर वे रिगार्डेड एज लो, जो लो कास्ट थे उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज थी? ड्रेन्स हैड टू बी डग, ठीक है। अच्छा, नए नए प्रोजेक्ट्स लिए गए, नए नए कंस्ट्रक्शनल प्रोजेक्ट्स लिए गए, जैसे यहाँ पर कहा गया ड्रेन्स हैड टू बी डग, रोड्स लेड, बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड एंड सिटीज क्लीनड, शहर को साफ करना, बिल्डिंग्स बनाना, ठीक है। दिस रिक्वायर्ड कुलीज, और बेटा यहाँ पर क्या थे? कुलीज की जरूरत थी, डिगर्स की जरूरत थी, कैरियर्स की जरूरत थी, ब्रिकलेयर्स की जरूरत थी, सिवेज क्लीनर, स्वीपर्स और प्लैंक्यूम ब्रेयर्स और रिक्शा पुलर्स की जरूरत थी। और यहाँ से एक नई अपॉर्चुनिटीज आ गई लोअर कास्ट के लिए, और उन्हें काम मिला और उनकी जिंदगी भी ठीक होने लगी, ठीक है। चलिए, नाउ क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 21, इन द ब्रिटिश पीरियड व्हाट न्यू अपॉर्चुनिटीज ओपनड फॉर पीपल हु केम फ्रॉम कास्ट दैट वर रिगार्डेड एज, वो हमने बेटा अभी डिस्कस किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है व्हाट डिड अंबेडकर वांट टू अचीव थ्रू टेंपल एंट्री मूवमेंट। अच्छा, टेंपल एंट्री मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था? बी आर अंबेडकर ने। तो क्या कह रहा है बेटा? बी आर अंबेडकर के बारे में कह रहा है कि 1927 में बेटा बी आर अंबेडकर ने टेंपल एंट्री मूवमेंट स्टार्ट की। मकसद एक ही था, ताकि लोअर कास्ट, जो महार कास्ट है या जो लोअर कास्ट है, स्पेशली लो कास्ट है, शुद्राज है, उनको क्या मिले? उनको भी हक मिले, उनको भी इक्वालिटी का हक मिले। ब्राह्मण प्रीस्ट वर आउटरेज्ड व्हेन दलित यूज्ड वाटर फ्रॉम द टेंपल टैंक। तो बेटा क्या होता था इससे पहले? ब्राह्मण प्रीस्ट जो थे ना, जो बड़े बड़े साधु वगैरह थे, पुजारी थे, इनको बड़ा ही दुख होता था ना, ये बड़ा ही शोर करते थे, बड़ा ही पंगा करते थे अगर दलित पानी यूज करता था टेंपल का। हिज एम, इसका मकसद क्या था? कि हर कोई ए बराबर हो, पावर हो, ये लो कास्ट के पास पावर आ जाए, जो उनके खिलाफ वो प्रेजुडिस या बेटा जो उनके खिलाफ वो स्टीरियोटाइप है वो खत्म हो। टेंपल एंट्री मूवमेंट का मकसद यही था, राइट टू इक्वालिटी, और इक्वालिटी मकसद था, ठीक है। बाकी ये बेटा भगवान की पूजा आप बाहर भी ये लोग कर सकते थे, मगर ये क्या चाहते थे? इक्वालिटी चाहते थे बी आर अंबेडकर, वो इज्जत चाहते थे, वो फ्रीडम चाहते थे। चलिए आगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है ज्योतिराव फुले एंड रामास्वामी नायकर क्रिटिकल ऑफ नेशनल मूवमेंट। अच्छा, इन्होंने नेशनल मूवमेंट को क्रिटिक्स किया। अच्छा, क्रिटिसिज्म से कुछ फायदा मिला? हाँ, क्या होता था? सीट्स अरेंज्ड होती थी, ठीक है। सीट्स, जब भी कोई बड़ी सी सभा होती थी तो सीट्स क्या होती थी? अरेंज, पहले बड़े कास्ट फिर लोअर कास्ट। तो इसी चीज को टारगेट करते हुए ये कहा गया ना, ही यूज्ड टू बी मेंबर, क्योंकि ये कांग्रेस के मेंबर थे। बट व्हेन ही सॉ सीटिंग अरेंजमेंट ऑन कास्ट एफिलिएशन, कास्ट की बुनियाद पर सीट अरेंजमेंट होता था जब भी कोई सभा होती थी। ये फॉर एग्जाम्पल एक बहुत बड़ा सा पंडाल लगा है, यहाँ पर पहले अपर कास्ट बैठते थे, यहाँ पर फिर पीछे लोअर कास्ट बैठते थे, ठीक है। तो जब इसने ये देखा तो इन्होंने क्या किया? इनको ये बिल्कुल कांग्रेस में इनको ये डिसगस्ट लगा कि ये सही तरीका नहीं है, ठीक है। कि हाँ, इससे तो कभी आजादी आएगी नहीं, जब आप ऐसे ही तफरुक डालोगे, जब आप ऐसे ही मतलब क्या करोगे, जब आप डिवाइड करोगे तो क्या पॉसिबल है? नहीं। तो आफ्टर द रिटर्न ऑफ महात्मा गांधी फ्रॉम साउथ अफ्रीका, इशू अबाउट अनटचेबल बिकेम फोकस ऑफ डिबेट। तो बेटा जब फिर गांधी भी आते हैं तो ये एक इंपॉर्टेंट इशू बना ना, हेंस। और बेटा यहाँ पर क्या हुआ? कहा गया इट कैन बी सेड दैट मूवमेंट बाय फूले एंड परियार must have helped शेपिंग द ओपिनियन ऑफ नेशनल लीडर्स। तो इनकी वजह से फिर बेटा एक शेप मिली ना ओपिनियन को कि ऐसा सही नहीं है, देयर मस्ट बी इक्वालिटी, ठीक। चले आगे, नाउ क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 24 है फाइंड आउट अबाउट द जलियांवाला बाग मैसेकर। जलियांवाला बाग मैसेकर जो है बेटा, हाँ, जलियांवाला बाग ये क्या है? ये जो यहाँ पर हुआ था, जो कमिटेड यहाँ पर एक बड़ा क्राइम हुआ, वो क्या था? हाउ वेयर बाय दे कमिटेड, ये क्या हुआ? 13 अप्रैल 1919 को बेटा ये जलियांवाला बाग का केस होता है। इसमें बहुत सारे लोग बेटा क्या होते हैं? जमा होते हैं। बैसाखी का दिन होता है। रॉलेट एक्ट के खिलाफ भी एक हिंदुस्तान में आवाज चल रही थी, ठीक है। अमृतसर में बेटा ये हुआ, ये अमृतसर सिटी में जलियांवाला बाग है। जनरल डायर ने बेटा फायर किया, ठीक है, और इनोसेंट लोगों को मारा वहां पर, जिसमें बच्चे थे, औरतें थी, ठीक है। हाँ, 100 ऑफ देम बेटा, सैकड़ों की तादाद में मरते हैं। मार्शल लॉ ऑलरेडी लगा हुआ था, ठीक है। कहां पर? और बेटा जनरल डायर इन ऑर्डर टू टीच लेसन ऑन वायलेंस
वायलेटिंग द लॉ। जनरल डायर ने कहा कि इनको एक सबक सिखाते, इन्होंने लॉ को वायलेट किया, ठीक है। और फिर क्या करता है बेटा, फिर एक कम मिलिट्री लेके ये घुसते और एक इस बाग के जितने भी दरवाजे थे उन सारे एग्जिट पॉइंट उसको बंद करता है और फायरिंग करता है, ब्लॉक करता है, और वहां पर उस क्राउड पर खुल्लम खुल्ला गोलियां चलाता है और बेटा बहुत सारे सैकड़ों लोगों को मार देता है। चलिए हो गया क्लियर। जो बेटा रॉलेट सत्याग्रह क्या है? रॉलेट वाज पास्ड ऑन मार्च 1919 में बेटा रॉलेट एक्ट पास हुआ था। जो ये कानून क्या था? विच गिव अथॉरिटी एंड पावर। ये बेटा किसी भी अथॉरिटी देता था ब्रिटिशर्स को ये कानून कि आप किसी एक शख्स को भी अरेस्ट कर सकते हो विदाउट ट्रायल। और टू एबॉलिश दिस एक्ट, इस एक्ट को एबॉलिश करने के लिए गांधी जी एंड अदर लीडर्स कॉल्ड फॉर सत्याग्रह। इन्होंने फिर सत्याग्रह और बेटा सत्याग्रह की कॉल दी। इन्होंने कहा कि हमें सत्याग्रह करना होगा, हमें लड़ना होगा, हाँ, और हड़ताल टू शो ऑब्जेक्शन दिखाई ना इंडियन इस रॉलेट और ब्रिटिश रूल के खिलाफ, विच केम टू बी नोन एज रॉलेट सत्याग्रह। अब जो रॉलेट के खिलाफ सत्याग्रह हुआ, जो आवाजें उठी गांधी के जरिए, उन्हें रॉलेट सत्याग्रह कहा गया, ठीक है। एक कानून था जो ब्रिटिशर्स ने लाया था कि कोई भी शख्स जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ बात करेगा उसे 2 साल की सजा होगी बिना किसी अदालती कार्रवाई के, बिना किसी फेयर ट्रायल के। हाँ अच्छा, खिलाफत एजिटेशन और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये बताइए खिलाफत क्या था बेटा? खिलाफत मूवमेंट ये बेटा सेफगार्ड था। ओटोमान खिलाफत जो था बेटा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो लगने वाली रिस्ट्रिक्शंस थी उस्मानिया सल्तनत या बेटा जो सुल्तान के ऊपर, जो खलीफा के ऊपर लगने वाली क्या थी, जो उसके उनके ऊपर लगने वाली कदगने थी, उसी के खिलाफ बेटा ये सारा कॉन्सेप्ट था खिलाफत एजिटेशन, ठीक है। वाइल द नॉन कॉपरेशन, और नॉन कॉपरेशन क्या था बेटा? ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस हासिल करने के लिए ब्रिटिशर्स एक कॉलोनियल रूल से आजाद होने के लिए बेटा एक मूवमेंट थी, ठीक है। बट बोथ मूवमेंट शेयर द ओवररीचिंग, बोथ मूवमेंट्स को गांधी ने सपोर्ट किया, एक दूसरे मूवमेंट को बेटा ये मोहम्मद अली, जब हम बेटा देखते हैं खिलाफत मूवमेंट मोहम्मद अली और शौकत अली ने स्टार्ट की थी, और बेटा जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है गांधी जी ने स्टार्ट की थी, ठीक है। ये इन दोनों मूवमेंट्स की वजह से बहुत सारा फायदा हुआ है, ठीक है। पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल फायदा हुआ है किनको? इंडियंस को आजादी हासिल करने में। चले आगे। नाउ नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन पूछा गया है डांडी मार्च टू डांडी यानी साल्ट मार्च, ठीक है। ये मार्च जो बेटा ये लॉन्च किया गया था 12 मार्च 1930 को। गांधी जी बेटा अपने 78 लोगों के साथ, फॉलोवर्स के साथ बेटा मार्च पे जाते हैं, यानी पैदल सफर करते हैं डांडी तक। डांडी कहां से? साबरमती आश्रम से, ठीक है। डांडी फ्रॉम गांधी साबरमती आश्रम। और बेटा अहमदाबाद सेवरल पीपल ज्वाइंड, और बेटा लोग जुड़ते गए। एक डिस्टेंस ऑफ बेटा, ठीक है, यहां पर बेटा इन्होंने कुछ 240 मील का सफर, 240 मील का सफर, ठीक है, कितने दिनों में बेटा? 24 दिनों में या 25 दिनों में यहां पर कहा गया, ठीक है, डांडी तक का काटा। जिसकी वजह से क्या हुआ बेटा? एक लंबा सफर इन्होंने कहां तक? डांडी तक काटा, पैदल काटा, जिसमें लोग मिलते गए और पूरे इंटरनेशनल मीडिया इस पर इस डांडी मार्च को कवरेज दे रहा था, ठीक है। चलिए, वाई वर पीपल डिससेटिस्फाइड? अच्छा, ब्रिटिश रूल से लोग क्यों डिससेटिस्फाई हो गए? हाँ, स्पेशली बेटा 1870 और 1880s में देखिए लोग डिससेटिस्फाई होने ही थे। किस वजह से? सबसे पहले एक्सरसाइज जो कंट्रोल था बेटा रिसोर्सेज पर, जितने भी रिसोर्स थे उन पर कंट्रोल हासिल कर लिया इन्होंने, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा हार्श टैक्सेशन था। आर्म्स एक्ट एक इंपॉर्टेंट मसला था, आर्म्स एक्ट पास हुआ जिसकी वजह से इंडियन से तो बिल्कुल जो भी वेपन वगैरह था उसे छीना गया, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हुई, स्पेशली रिसोर्स पर कंट्रोल करना, आर्म्स एक्ट, ठीक है, प्रेस वर्निकुलर एक्ट, जिस वजह से लोग क्या हुए? डिससेटिस्फाई हुए। हु डिड द नेशनल कांग्रेस विश टू स्पीक फॉर? हु डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस विश टू स्पीक फॉर? तो बेटा इंडियन नेशनल कांग्रेस विश टू स्पीक फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। वो बेटा चाहते कि हम लोगों, इंडिया के लोगों की बात करें, इरेस्पेक्टिव ऑफ क्लास, कलर, क्रीड, लैंग्वेज और जेंडर, कि बिना किसी मजहब के, बिना किसी कास्ट के, बिना किसी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के, ठीक है। What economic impact did the first world war have on India? इंडिया पर पहले वर्ल्ड वॉर के क्या इफेक्ट्स थे? तो बेटा पॉलिटिकल इफेक्ट्स थे, सोशल इफेक्ट थे, इकोनॉमिकल इफेक्ट्स थे, ठीक है। तो क्या हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने बेटा क्या किया? इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन इंडिया में बिल्कुल जिसे कहते हैं ना असर किया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने, पॉलिटिकल सिचुएशन और इकोनॉमिक सिचुएशन दोनों पे। इट लेड टू द ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर में ह्यूज इंक्रीज देखने को मिला। फाइनेंस बेटा कहा गया कि विच वाज फाइनेंस्ड बाय वॉर लोन्स, ठीक है, और वॉर लोन्स लिए गए थे
है इंक्रीज टैक्सेस, जिसकी वजह से टैक्सेस बढ़े, एंड ड्यूटीज वर रेज्ड एंड इनकम टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड, और ड्यूटीज, कस्टम ड्यूटीज को बढ़ा दिया गया और बेटा इनकम टैक्स को बढ़ा दिया गया। हाँ, प्राइस इंक्रीज्ड जो डबलिंग बिटवीन, और कीमतें बढ़ गई 1913 से 18, दिस हिट द कॉमन, और इसका सबसे ज्यादा खिमियाजा किसको उठाना पड़ा? आम आदमी को उठाना पड़ा। चलिए 31 क्या कह रहा है? हु वर द मॉडरेट। अच्छा, मॉडरेट कौन थे? इन्हें हम एतदाल पसंद, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, यानी बेटा इनको हम उर्दू में एतदाल पसंद कहते हैं और इंतहा पसंद कहते हैं। मॉडरेट्स को हम क्या कहते हैं? एतदाल पसंद। और बेटा एक्सट्रीमिस्ट, एक और लेवल आती है एक्सट्रीमिस्ट्स, वो कौन होते हैं बेटा? उन्हें हम इंतहा पसंद कहते हैं, जो कहते हैं भाई यहाँ कुछ नहीं होगा, लाठी से फैसला होगा, ठीक है, उन्हें हम इंतहा पसंद कहते हैं। ये कांग्रेस के दो धड़े थे, कुछ कहते थे कि नहीं ब्रिटिशर्स को आप बिल्कुल प्ले के जरिए आप उनको रिक्वेस्ट कीजिए, ठीक है, प्ले प्लीड वगैरह के जरिए आप उनको मनवाइए, और कुछ कहते थे नहीं भाई ये लातों के बूथ है, नहीं मानेंगे, इनको लात मार के बाहर निकाल दो। तो यहीं पर हम देखेंगे पहले मॉडरेट्स के बारे में। इन इट इज फर्स्ट 20 years द कांग्रेस वाज मॉडरेट, पहले 20 साल कांग्रेस मॉडरेट थी। हाँ, यानी बिल्कुल ना इनका मकसद था कि हम आराम से अपनी बात मनवाएंगे। द कांग्रेस लीडर्स ऑफ दिस पीरियड वेर कॉल्ड द मॉडरेट्स, और इस पीरियड के कांग्रेस के जितने लीडर्स उनको मॉडरेट कहा गया। ड्यूरिंग दिस पीरियड द मेन डिमांड ऑफ कांग्रेस वाज अबाउट गेटिंग ग्रेटर वॉइस, इनका मकसद क्या था कि एडमिनिस्ट्रेशन में हमारी एक, जिसे कहते हैं ना कि आवाज आए, हमारी कोई बात सुनने वाला आ जाए, ये मेन मकसद था, ठीक है। और बेटा मकसद यही था, हाउ डिड द पर्पस टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश, मकसद यही था कि हमारी वॉइस, हमारी आवाज सुनने वाला कोई होगा तो हम कोई भी काम करवा सकते हैं। चलिए, व्हाई डिड गांधी जी चूज टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ, अरे भाई क्यों गांधी जी सॉल्ट लॉ को ही उन्होंने चूज किया? उसके पीछे मकसद था कि सॉल्ट लॉ क्या था बेटा? सॉल्ट लॉ उनके हिसाब से एक सिंबल था, एक स्ट्रॉन्ग सिंबल था, क्योंकि अमीर और गरीब सब नमक का इस्तेमाल करते थे, और नमक के ऊपर जो लगने वाले टैक्सेस थे, नमक के ऊपर जो मोनोपोली थी ब्रिटिशर्स थी, इससे जिंदगी बिल्कुल लोगों की अजीरन बन गई थी। दैट वाई गांधी जी, ये एक नेचुरल रिसोर्स था, गांधी जी टुक स्टेप, ठीक है, गांधी जी ने एक स्टेप उठाया कि क्या करूंगा मैं, सॉल्ट को ही एज अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस ले लेता हूं। अमाउंट ऑफ सॉल्ट, एंड सॉल्ट कम फ्रॉम ओशंस एंड नेचुरल रिसोर्स, ये तो नेचुरल रिसोर्स है, हर कोई अमीर गरीब यूज करता है, सो एवरीवन शुड हैव इक्वल राइट, और इक्वल राइट होना चाहिए, जो मोनोपोली है वो खत्म कर दी, ठीक है। व्हाट वर द फैक्टर्स प्रमोटिंग ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, वो कौन से फैक्टर्स है जो ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया पर असर रखते हैं, ठीक है, प्रमोट करते हैं, और बताइए 3 फैक्टर्स बताइए। तो हमने कहा था फैक्टर्स जो प्रमोट करते हैं ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इंडिया में, हुबुल वतनी की जो, हाँ, देशभक्ति, कौमियत के लिए जो फैक्टर्स प्रमोट करने के लिए है, उनमें इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, रिप्रेसिव कॉलोनियल, सबसे पहले इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, जो लोगों को एक्सप्लॉयट किया गया, फिर रिप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसीज, जो फिर कॉलोनियल पॉलिसीज, फिर सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स, ठीक है, उसके बाद मूवमेंट्स, और फिर बेटा रिडिस्कवरी ऑफ इंडियाज पास्ट, हाँ, इन्फ्लुएंसेस ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन का इन्फ्लुएंस, ठीक है, रोल ऑफ द प्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ रैपिड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, प्रेस का रोल बेटा, और भी फिर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, ये एक रीजन बना किसके पीछे बेटा? प्रमोशन, नेशनलिज्म के प्रमोशन के लिए। हाँ, नेम 3 प्रॉब्लम्स दैट न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन ऑफ इंडिया फेस्ड, क्वेश्चन नंबर 34 बेटा, ध्यान रखिएगा, जो एक नया इंडिया है, ठीक है, न्यूली इंडिपेंडेंट, जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो कौन से मसले इंडिया को दरपेश थे? 3 प्रॉब्लम्स, रिहेबिलिटेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रिफ्यूजीज, जो रिफ्यूजीज बेटा, क्योंकि हिंदुस्तान पाकिस्तान जब जब हिंदुस्तान 2 हिस्सों में बट गया, एक पाकिस्तान वाला हिस्सा बन गया, एक इंडिया वाला हिस्सा बन गया, तो लोग एक दूसरे एरिया की तरफ भागने लग गए, ठीक है, र्यूमर्स गलत फैले। तो उस वक्त सबसे मसला था, जो वहां से पाकिस्तान से इंडिया आ रहे थे और इंडिया से जो पाकिस्तान जा रहे थे, तो सबसे बड़ा मसला इंडिया में ये था कि रिफ्यूजीज को क्या करना? रिफ्यूजीज को रिहेबिलिटेट करना। हाँ, एसिमिलेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, दूसरा क्या था? प्रिंसली स्टेट्स को असेंबल करना, और यूनिटी को, कंट्री में यूनिटी और डाइवर्सिटी को क्या करना? कायम रखना। ये 3 बड़े चैलेंजेस थे। व्हाट वर द फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? अच्छा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स, तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स अगर आप देखो तो अगर आपने पढ़ा होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो वहां पर की फीचर्स आपने पढ़े ही होंगे, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो बेटा क्या है? लिस्टेड बिलो, तो जरा देखिए, सबसे पहले फेडरलिज्म, हाँ,
पावर को डिवाइड किया जाता है यूनियन और स्टेट्स में। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेटा इसका की फीचर है, गवर्नमेंट बाय द पीपल, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर यानी पावर शेयरिंग है बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये कुछ कॉमन फीचर्स है, यानी फेडरलिज्म है। इसके बाद बेटा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और क्या है बेटा, शाबाश, और बताइए डिवीजन ऑफ पावर भी है। ठीक हो गया, क्लियर। चले आगे। नाउ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है, नेम द प्रॉब्लम दैट द न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन ऑफ इंडिया फेस्ड। अच्छा, इन न्यूली इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया को वो हमने बेटा अभी डिस्कस किया, जो फेस करना पड़ा, ठीक है, वो हमने अभी डिस्कस किया। चलिए, नाउ क्वेश्चन है, डिस्कस द डेवलपमेंट इन बिटवीन, इन बिटवीन, इस बिटवीन नहीं है बेटा, यहाँ पर इन बिटवीन है, ठीक है, इन बिटवीन 1937 से 1947 विच लेड टू द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। को पाकिस्तान बनने के पीछे कौन से मसले हैं, ठीक है। 1937 प्रोविजनल इलेक्शन ऑफ कांग्रेस रिफ्यूज्ड टू फॉर्म कोalition, तो कांग्रेस ने बेटा क्या किया, क्या हुआ, इन आफ्टर 1937 में जो इलेक्शन हुए, कांग्रेस ने रिफ्यूज किया कोalition बनाना, ठीक है, लीग के साथ, स्पेशली कहां पर, यूनाइटेड प्रोविंसेस में। और ये क्या करता है, इसने लीग लीडर्स को बिल्कुल ना, जिसे कहते हैं, गुस्सा दिलाया, और मुस्लिम लीग पास एक रेजोल्यूशन पास करते हैं 1940 में कि हमें एक इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए जहां पर मुसलमान हो गए, और स्पेशली इन्होंने नॉर्थ वेस्ट और ईस्टर्न इंडिया को टारगेट किया। कैबिनेट मिशन जब बेटा दिल्ली आया 1946, तो उन्होंने भी सजेशंस रखे थे इंडिपेंडेंट नेशन के, जो उन्होंने फ्रेमवर्क रखे थे, ठीक है। और वहां पर कॉन्फेडरेशन, जिसे कहा कि इट सजेस्ट लूज कॉन्फेडरेशन एंड सम डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी फॉर मुस्लिम्स, बट वहां पर देखा गया कि मुस्लिम्स के लिए कोई ऑटोनॉमी या मेजॉरिटी एरियाज में नहीं थी। बट नेगोशिएशन बिटवीन द कांग्रेस एंड द लीग फेल्ड। लीग और कांग्रेस ने कोशिश की थी, मगर बेटा वहां पर फेल हुआ। आफ्टर दैट मुस्लिम लीग परसिस्टेड विद डिमांड ऑफ फॉर पाकिस्तान, और इन्होंने फिर वो अपनी डिमांड पे अटके रहे, और वहां से इन्होंने क्या किया, उन्होंने मुस्लिम लीग परसिस्ट करती है डिमांड ऑफ पाकिस्तान, और लार्ज स्केल वायलेंस भी होता है थ्रू आउट द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुला। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुला में बेटा बहुत सारा वायलेंस होता है। द कंट्री वाज फाइनली पार्टीशनड, और जो एक बहुत बड़ी वजह बनी पार्टीशन की। ठीक, चले आगे। नाउ क्वेश्चन पूछा गया 38, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, जिसे बेटा हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सफरेज या कॉमन सफरेज भी कहते हैं, जनरल सफरेज भी कहते हैं। इसका मतलब होता है ग्रांट, जिसका मतलब होता है राइट टू वोट, ठीक है। जितने भी एडल्ट सिटीजन हो गए कंट्री को, उनको इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, यानी इरेस्पेक्टिव ऑफ रेस, सोशल स्टेटस, वेल्थ, पॉलिटिकल स्टेटस, उनको क्या होगा, उनको हक होगा वोट डालने का, वोट डालने का हक, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। क्वेश्चन नंबर 39 बेटा, राइट शॉर्ट नोट ऑन फॉर्मेशन ऑफ जम्मू कश्मीर एज अ प्रिंसली स्टेट। जम्मू कश्मीर कैसे प्रिंसली स्टेट बनी, तो प्रिंसली स्टेट याद रखिएगा बेटा 1840 कब बनी थी, 1846 को, ठीक है। चलिए बेटा, वही बात यहाँ पर कह रही है कि क्रिएटेड फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर व्हेन द ईस्ट इंडिया कंपनी व्हिच हैड annexed द कश्मीर वैली। ईस्ट इंडिया कंपनी बेटा देखिए सिख वॉर, व्हेन द ईस्ट इंडिया कंपनी व्हिच हैड annexed फ्रॉम द सिख वॉर एंड इंडिपेंडेंटली। तो क्या हुआ, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के बाद जम्मू कश्मीर कब्जे में नहीं था। यहाँ की हुकूमत किसके हाथ में आ गई बेटा, इनडायरेक्ट यहाँ पर, या डायरेक्ट आप बताइए कि जब एंग्लो सिख वॉर हुआ उसके बाद ब्रिटिशर्स यहाँ के मालिक बन गए, ठीक है। और ब्रिटिशर्स ने फिर 75 लाख रुपीस के बदले यहाँ की हुकूमत को बेच दिया, किसको, गुलाब सिंह को। जम्मू ऑलरेडी गुलाब सिंह के हाथ में है, जिस वजह से क्या हुई, ट्रीटी, पहले तो ट्रीटी ऑफ लाहौर हुआ, इसके बीच में सिखों और ब्रिटिशर्स के बीच में, फिर एक और ट्रीटी हुई जब उनसे पैसे नहीं निकले, वो किसके यहाँ पर गए, वो बेटा एक और ट्रीटी हुई जिसे ट्रीटी ऑफ अमृतसर कहते हैं, जो गुलाब सिंह ने साइन की, किनके साथ, अंग्रेजों के साथ, और पूरा जम्मू कश्मीर एक हुआ। और वहीं पर हमने कहा ना बेटा, देन सोल्ड इट टू द राजा ऑफ जम्मू, गुलाब सिंह, जो बेटा गुलाब सिंह जम्मू के राजा थे, उनको फिर ये एरिया भेजा गया 75 लाख रुपीस के बदले। मैप ऑफ कश्मीर शोइंग द बॉर्डर्स ऑफ द प्रिंस स्टेट इन डायरेक्ट रेड, ठीक है बेटा, आप देख सकते हो। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर बेटा क्वेश्चन है ट्रीटी ऑफ अमृतसर एंड लाहौर। ट्रीटी ऑफ अमृतसर और लाहौर क्या है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर बेटा मार्क करता है डोगरा रूल इन कश्मीर में, डोगरा रूल कश्मीर में बेटा दिखाता है कौन, ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर दिखाती है। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, जो महाराजा गुलाब सिंह, हाँ, डोगरा जो थे बेटा, उस वहां पर क्या हुआ, ब्रिटिश एम्पायर अगेंस्ट द सिख्स, ठीक। आफ्टर डिफीट ऑफ सिख एम्पायर, जब सिख एम्पायर डिफीट हुआ तो एक ट्रीटी लाहौर में साइन हुई, कब, 9 मार्च 1846। और ट्रीटी ऑफ अमृतसर बेटा 16 मार्च 1846 को साइन होती है। अच्छा, ठीक है,
डेवलपमेंटल मेजर्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ गुलाब सिंह एंड रणबीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या होगा, आपसे पूछा जा सकता है कि आप हमें बताइए डेवलपमेंटल मेजर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ गुलाब सिंह एंड रणबीर सिंह। चलिए मैंने हम तो रखा था ये होमवर्क, मगर बेटा हम क्या कहते हैं कुछ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स मैं भी बताऊंगा आपको खड़े खड़े, ठीक है। गुलाब सिंह ने क्या क्या किया, गुलाब सिंह ने शाली सिस्टम स्टार्ट किया था कश्मीर में, शाली सिस्टम, ठीक है। उसने क्या किया बेटा, जितने भी ट्राइबल्स थे जम्मू कश्मीर में ट्राइबल्स थे उनको क्या किया, उनको बिल्कुल उनको खत्म कर दिया, जो भी ट्राइबल्स मतलब हुकूमत के खिलाफ लड़ रहे थे। उसके बगैर बेटा एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लाई किसने, गुलाब सिंह ने, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स थे जो गुलाब सिंह ने उठाए जम्मू कश्मीर को एक करने के लिए। इसके बाद बेटा क्या किया इन्होंने, इसके बाद बेटा रणबीर सिंह का टाइम आता है। रणबीर सिंह क्या माने जाते हैं, रणबीर सिंह का टाइम माना जाता है गोल्डन पीरियड। इसके लिए बेटा आप अरेस्ट वाइल्ड का जो हमारा लेक्चर है वो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। रणबीर सिंह का पीरियड माना जाता है द गोल्डन पीरियड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इस टाइम पर क्या हुआ बेटा, कैनाल्स बनी, रोड्स बने, कम्युनिकेशन सिस्टम बना, रणबीर पैनल कोड बना, ठीक है। तो यहां से बेटा आप वो क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल सिंपल याद रखना है गुलाब सिंह ने क्या किया और महाराजा किसने बेटा, रणबीर सिंह ने क्या क्या किया, ठीक है। तो यहां से बेटा आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं हिस्ट्री के। इंशाल्लाह रहमान हम नेक्स्ट लेक्चर यानी बेटा अब हम आएंगे जियोग्राफी का लेक्चर लेके, जहां पर हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।